नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष और मेरी साथी सोयाता आपका AFT 24/7 में स्वागत करते हैं। आज इस नेशनल प्रेस डे के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकारिता जगत के महान हस्ती मिस्टर नवीन कुमार जी। जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पत्रकार की जिन्होंने अपने करियर में देश के बड़े-बड़े चैनलों में काम किया। इनकी आवाज़ घर-घर तक गई और आज वही आवाज़ हमारे साथ मौजूद है आर्टिकल 19 इंडिया के रूप में। तो चलिए स्वागत करते हैं इनका हमारे स्टूडियो में। सर, मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे दर्शकों को और हमें भी सर का अंदाज़ काफ़ी बेहतरीन लगता है, काफ़ी प्रभावित करता है। तो मैं चाहती हूँ सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शो का स्टार्टिंग अपने अंदाज में कीजिए, अपना इंट्रो के साथ। नहीं, अपने इंट्रो मतलब जैसे आप बोलते हैं ना सर। अच्छा। हाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बहुत खूब सर। सर, इस प्रभावशाली परिचय के पीछे की कहानी क्या है? कोई कहानी नहीं है। जब हम आर्टिकल 19 शुरू कर रहे थे तो मुझे लगता था कि एक स्टीरियोटाइप को तोड़ने की ज़रूरत है ना। एक ठस तरीके से चले आ रहे। तो ये तो नहीं था कि क्या करेंगे, लेकिन ये आइडिया था कि एक इंक्लूसिव तरीके से हम कोई अभिवादन बनाना चाहते हैं। तो जैसे आप अभी शूट कर रहे हैं ना, वैसे ही हमने जब पहला एपिसोड इंट्रो का शूट किया था आर्टिकल 19 का, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या बोलना था। तो जब मेरे कैमरा पर्सन ने रोल कहा तो मेरे मुंह से अचानक यही निकला। वो कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, ना तय किया हुआ था, वो निकल गया। और वो निकल गया तो फिर मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये चलेगा नहीं चलेगा, लोग इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने कहा भी था अपनी टीम से कि इसको रखना है या हटाना है, बताओ क्या करना है। तो सबने कहा नहीं नहीं, इसको रखते हैं, देखते हैं। हालांकि क्योंकि ये लंबा है तो, और आजकल स्टिकीनेस बहुत कम है, मतलब लोग कम देर के लिए किसी भी वीडियो को देखते हैं। तो लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे ये मेरी पहचान। प्रभावशाली भी हम लोग के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है चीज़ें स्टार्टिंग। सर, जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि आपने इतना स्क्रिप्ट और नहीं सोचा, तो सर जैसे हमारे भारत के संविधान में भी आर्टिकल 19 का जिक्र है जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देती है। तो सर, जब आपने चैनल का नाम सोचा था तो इससे रिलेटेड कुछ आपके दिमाग में आया या फिर उस टाइम ऐसा कुछ? नहीं, ये बिल्कुल बहुत सोचा समझा तरीका था। क्योंकि देखो, उस समय जो भी चैनल्स चल रहे थे वो सब अपने अपने नामों से चल रहे थे। अभी भी यही ढर रहा है कि जो लोग पहले टीवी की नौकरी कर रहे थे उन्होंने टीवी छोड़ा तो उन्होंने फिर अपने नाम से एक चैनल शुरू कर दिया और उसका लाभ भी मिला। लेकिन मैं इंडिविजुअलिस्टिक नहीं रखना चाहता था इसको। कहीं ना कहीं ये बहुत इंडिविजुअल बना देता है आपके प्लेटफॉर्म को कि आप ही आप होंगे। हाँ, जैसे मान लो कि अगर मैं अपने चैनल का नाम नवीन कुमार रख देता और मेरे साथ कोई दूसरा एंकर जुड़ता तो वो क्या कहेगा, अपने आपको कैसे इंट्रोड्यूस करेगा कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। तो ये तय था कि, और दूसरा उस समय बहुत ज़्यादा कोविड का समय था और ये लंबे समय से चल रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जा रहा है। तो हमने उसको जिंदा रखने और उसको आगे बढ़ाने के इरादे से ही इसको शुरू किया था। सर, तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि सबने टीवी के ज़रिए तो हम न्यूज़ को देखते ही हैं। आजकल हम यूट्यूब चैनल, जैसे आपका भी चैनल है आर्टिकल 19 इंडिया, तो आज जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म है, आपके हिसाब से, आपके अनुसार सबसे बड़ा उसके लिए क्या चैलेंज है? सबसे बड़ा चैलेंज है संसाधन, रिसोर्स। क्योंकि इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स की अपनी एक लिमिटेशन है। हम बहुत बड़ी टीम नहीं रख सकते, हम बहुत लंबी यात्राएं नहीं कर सकते, हम बहुत लंबे समय तक कहीं जाकर शूट नहीं कर सकते। पता है कि ये स्टोरी है, बावजूद इसके कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स जो है उसके पीछे कोई बड़ी पूंजी नहीं है, बड़ा कैपिटल नहीं है। तो जब तक कि बड़ा कैपिटल नहीं है, या कम से कम इतना कैपिटल नहीं है जो सस्टेनेबल तरीके से एक मीडिया को चला सके, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी की अपनी एक लिमिटेशन तो होती है, सीमाएं होती हैं। और हमारा कोई दावा भी नहीं है कि हम कोई टक्कर दे रहे हैं लेगेसी मीडिया को। तो हम लेगेसी मीडिया को टक्कर देने के लिए आए भी नहीं है। हमारे पास एक थॉट है, हम उस थॉट को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो जितना संभव हो पाएगा हम वो करते रहेंगे। जी सर,
सर आपकी भाषा और आपकी लोकेलिटी मतलब इस तरीके से है कि भाषा बहुत यूनिक है आपकी बाकियों चैनल से भी और भी जगह से। तो ये आपकी लोकेलिटी और स्कूलिंग की वजह से या फिर इसके पीछे और कोई रीज़न है? नहीं नहीं, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। जी, जी। हमारे यहाँ बिहार के लोगों की हिंदी जो है वो बहुत ख़राब मानी जाती है जी, जी। मीडिया के लिहाज से, हाँ, और लिखने के लिए तो तब भी मतलब लिखना हो जाता है, लेकिन जब आप बोलने के लिए आते हैं तो वो टोन समझ में आने लगता है, उसको अनलर्न करना बड़ा मुश्किल काम है। सर आपने एक पॉडकास्ट में भी जी, अनलर्न का हाँ। यूज़ किया था, तो हाँ। अनलर्न से आपका मतलब क्या जो मोटिव है? जो जैसे बचपन से जो चीज़ें आपके सीखे साथ चली आ जी, रही जी। हैं, उसको भूलना, हुँ, उसको अपने जीवन से निकालना, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये रोज़ होता है। सर जैसे आपने बताया था कि आप पहले बनारस आए फिर प्रयागराज आए, तो इस बीच में आपको कौन कौन सी ऐसी जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लैंग्वेज से रिलेटेड, या फिर क्योंकि आपका जो मैंने जितना आप एनालाइज किया है स्टार्टिंग से आपका थोड़ा स्टेबल नहीं रहा, आपका पहले आप नवोदय में रहे, फिर आप बनारस आए, फिर आप प्रयागराज आए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी जर्नी थी उसमें आपको क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या निगेटिव कुछ? मेरे साथ वही सब समस्याएं थीं, या कहना चाहिए वही सब अवसर थे जो एक निहायत मध्य वर्ग जी से निकले हुए बच्चे के सामने होते हैं। कोई हमारे पास कल्चरल पूंजी नहीं थी, सांस्कृतिक पूंजी नहीं थी, कल्चरल कैपिटल जिसको कहते हैं। जी। एक एंटोनियो ग्रामशी बहुत बड़े विचारक हुए, तो वो कहते हेजमनी की बात करते हैं। तो हेजमनी मतलब वर्चस्व। जिस समाज के पास कल्चरल कैपिटल होता है, सांस्कृतिक पूंजी होती है, वो वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तो चैलेंजेस क्या थे? मुझे लगा कि ठीक है, अगर खाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सोने के लिए नहीं मिला तो फुटपाथ पर सो गए, स्टेशन पर सो गए। तो कभी लगा नहीं कि ये संघर्ष है, तब हमने उसको एंजॉय किया। वो उस और अब पता चलता है कि वो हमारे लिए एक स्कूल की तरह था। हमने उससे बहुत सारा कुछ सीखा। सर आजकल फेक न्यूज़ बहुत उड़ती है और वो एआई से कुछ भी क्रिएट करके बहुत वायरल और ट्रेंडिंग हो जाता है, उस पे क्या विचारधारा ये है बहुत चैलेंजिंग है इसकी, और बहुत मुश्किल भरा है। जी। लेकिन अब सवाल है कि ये फेक न्यूज़ का कंज्यूमर कौन है, किसके लिए फेक न्यूज़ क्रिएट किया जा रहा है, पहले इसको समझना पड़ेगा, तभी फेक न्यूज़ से लड़ा जा सकता है। फेक न्यूज़ क्रिएट किया जा रहा है, इसका मतलब कि उसका कंजम्पशन हो रहा है। जी तो कंज्यूम कौन कर रहा है? वो लोग जो अवेयर नहीं है सोसाइटी को लेकर, दुनिया को लेकर, जिनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो मेरे लिहाज से फेक न्यूज़ को तब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है जब तक कि एजुकेशन का, और एजुकेशन से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का प्रचार प्रसार नहीं होगा। इसके लिए शिक्षा का विकास करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा, और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सस्ती शिक्षा और सबके लिए शिक्षा की गारंटी करनी पड़ेगी, तभी लड़ सकते हैं। सर मैंने देखा था आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि जो टीआरपी के लिए चैनल्स जो ट्रुथ है उसको भी ट्विस्ट एंड टिल कर देते हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है कि ऐसा कुछ जैसे अगर कोई अच्छी न्यूज़ है या फिर जो हमें देश को दिखानी चाहिए और अगर उसमें टीआरपी इतनी नहीं मिल रही है तो चैनल्स वो चीज़ नहीं ज़्यादा। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि जी। टीआरपी नहीं मिल रही है। जी मैं इस आइडिया को ही बाय नहीं करता हूँ। जी आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप रियलिटी से भागना चाहते हैं, आप कोई और चीज़ सामने रख देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि आप जब खाना खाते हैं जी तो चावल, दाल, सब्जी, रोटी, चटनी खाते हैं ना? जी चटनी खाने में स्वादिष्ट लगती है, या अचार या पापड़, जी लेकिन उसकी मात्रा सीमित होती है ना। जी जी आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कटोरी में चटनी रखते हैं और चम्मच से चावल वो खाते नहीं, चम्मच भरी चटनी खाते हैं ना। क्यों? कोई भी नहीं खाता पूरी कटोरी चटनी। क्यों नहीं खाता? क्योंकि उसको पता है कि हम बीमार पड़ जाएंगे, इससे पेट भी नहीं भरेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे सामने जो रियल इश्यूज हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, वो जिस दिन ज़्यादा रखा जाएगा, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, तो उसको देखने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। ये सब भागने का तरीका है कि चूंकि इसको नहीं देखते इसलिए हम ये दिखाते हैं। तो सर हमने अभी जैसे अब मैंने देखा कि आपका बिहार पे काफ़ी वो वीडियो वायरल हुआ और सब कुछ आप न्यूज़ करते हैं, तो बिहार में और हमारे वैसे
एज अ होल भारत में आजकल जो इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, घुसपैठिए वाली। घुसपैठिए वाली, वो ज़्यादा है। तो अभी हाल ही में बिहार में एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक SIR SIR कराया गया, जिसमें कि यही इंश्योर करना था कि लोग इन यहाँ के हैं या तो नहीं है। 3 घुसपैठिए मिले ना, 7.5 करोड़ लोगों को लाइन में लगाकर, बल्कि 8 करोड़ कहना चाहिए। जी खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सीमांचल में सबसे ज़्यादा परेशानी थी, जो होम मिनिस्टर कह रहे थे। तो उन्होंने 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया और 3 लोगों में से मिला केवल एक आदमी। जी तो क्या 3 लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया? लेकिन इससे आगे का सवाल ये है कि जो समस्या आप बता रहे हैं, वो समस्या आई कहाँ से घुसते चले गए? और ना घुसे लोग, पहले तो इस देश की सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि पिछले 11 साल में एक भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई घुसपैठिया नहीं आया है। तब ये बात होगी ना कि हम उनको बाहर करना चाहते हैं। तो सरकार खुद ही मान रही है कि हम उनको रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो समस्या ज़्यादा बड़ी कौन है? रोक ना पाना? भाई वो तो लाल किले तक आ गए ना, पहलगाम तक आ गए। कैसे आ गए? कहाँ चले गए? घुस कैसे जाते हैं? इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी? ये तो बहुत बड़ा फेल्योर है सरकार का, जो एक्सेप्ट कर रही है, और मीडिया को इसको उठाना चाहिए। सर, प्रिंट और टीवी के बीच में बहुत कंपैरिजन आजकल चलता है कि टीवी थोड़ा पिछड़ता दोनों जा एकदम रहा है। अलग अलग मीडियम है। प्रिंट बिल्कुल अलग मीडियम है। बहुत लंबे समय से हम लोग ये डिबेट सुन रहे हैं कि प्रिंट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अमेरिका में 100% डिजिटल पेनिट्रेशन है, बावजूद इसके वहाँ से वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे शानदार अखबार निकलते हैं, गार्डियन निकलता है ब्रिटेन से, टाइम्स निकलता है। तो प्रिंट की ज़रूरत हमेशा रहेगी। प्रिंट एक बहुत सीरियस माध्यम है और हाथ में लेकर पढ़ने का जो सुख है वो अलग किस्म का सुख है। लाख डिजिटल आ जाए, लेकिन मैंने तो आज तक, मेरी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से नहीं हुई जिससे मैंने पूछा कि आज का अखबार पढ़ा है, तो कहा हो कि हाँ हमने सब ऑनलाइन पढ़ा है। या तो वो नहीं पढ़ता, और पढ़ता है तो अखबार खरीद के पढ़ता है। डिजिटली 100% डिजिटल रीडिंग हैबिट मुझे लगता है कि नहीं हो रही। सर, अभी तो ये संभव समस्या काफ़ी यूथ में आ रही है कि हम जो प्रिंट को ज़्यादा इतना महत्व नहीं देते, हम बस फ़ोन में ही और इतना टाइम लोगों के पास नहीं। हाँ, ये सोशल मीडिया भी नहीं कहना चाहिए, एंटी सोशल मीडिया कहना चाहिए। उसका कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि दरअसल है क्या, होप जब ख़त्म होती है ना, तो आप अपने समय को कहाँ खर्च करेंगे समझ में नहीं आता। तो यूथ के सामने होप ख़त्म कर दिया गया कि वो अगर ये पढ़कर निकलेगा तो कहाँ जाना है, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। आप भारत में बेरोज़गारी की स्थिति देखिए कितनी ज़्यादा है, और कितना एक क्लर्क की या इवन प्यून की वैकेंसी निकलती है ग्रुप डी की, उसमें PhD बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बताता है कि वो होपलेस है। अब बताइए कि PhD से तो बड़ी डिग्री कुछ भी नहीं होती है ना। अब PhD करके कोई प्यून के लिए कतार में खड़ा है, तो वो अपना दिन भर का समय गुजारेगा कहाँ? आप अगर होप को मार देंगे तो बहुत आसान हो जाता है उसको किसी के खिलाफ लड़ा देना, उसके हाथ में तलवार थमा देना, नफरत फैलाना। इसलिए ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अनएम्प्लॉयड यूथ सूट करता है जो नफरत को फैलाना चाहते हैं। सर, ऐसी भागदौड़ वाली दुनिया जैसी आजकल चल रही है, तो इसमें अपने आप को कंसिस्टेंट और ईमानदार कैसे बनाए रखें? क्योंकि बहुत ईमानदारी देखिए अपने आप में व्यक्तिगत टर्म है। हाँ, दुनिया में आप कोई एक आदमी बताइए जो कहता हो कि मैं बेईमान हूँ। हर व्यक्ति अपनी नज़रों में ईमानदार है। हाँ, लेकिन अगर वस्तुपरक ईमानदारी की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव ईमानदारी की बात करेंगे, तो बेहतर शब्द जवाबदेही है। जो काम आपको करने के लिए मिला है, वो काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, और ख़ासकर ऐसे पेशे में जहां आप जनमत का निर्माण करते हैं, तो वहाँ ईमानदारी बहुत मैटर करती है। मुझे लगता है कि इसकी बड़ी ज़रूरत है, और हाँ, ये बात सच है कि इसकी कमी है। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, एक बर्डिंग जर्नलिस्ट और यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, सबसे मुश्किल काम है इस समय सच खोजना, और मिल भी जाए तो उससे ज़्यादा मुश्किल काम है सच कहना।
तो इसके लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए मोरल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नैतिक शक्ति ये बहुत ज़्यादा होना, आप अंदर से मजबूत होने चाहिए। सर ये लगातार कम होती जा रही है, हम देख रहे हैं चैनल्स में या वैसे भी लोग कम बोलना चाह रहे हैं। जैसे आपका जो स्टाइल है वो काफ़ी अलग है, आप जो भी चीज़ें हैं वो खुल के बोलते हैं, बट हमने देखा है काफ़ी जगह, काफ़ी प्लेटफॉर्म पे वो इतना खुल के बात नहीं हो रही है वहाँ पे। तो बच्चे भी हम जैसे टीवी से सीखते हैं, प्रिंट से सीखते हैं, तो बच्चों के लिए भी एक इल्यूजन बन गया है, एक लाइक एक ऐसा सेट हो गया है कि अगर हम ऐसे रहेंगे तो हमारे साथ ज़्यादा चैलेंजेस हैं, अगर हम ऐसे रहेंगे तो हमें तो ज़्यादा बेईमानी की तरफ लोग वही ज़्यादा भागते हैं, टिल्ट हो कि रहे हैं। बहुत आसानी होती है बेईमानी में कहीं ना मसला क्या है ना कि हम सब लोग एक ऐसे परिवेश से आते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ बचपन से आती हैं। उसमें से एक चीज़ है आराम, सुख, और कम मेहनत करके हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आराम हासिल करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हासिल करना चाहता है। लेकिन जिन लोगों के भीतर बदलाव की भूख नहीं है उनको जर्नलिज्म में नहीं आना चाहिए। जो कहीं बदलाव जरूर। समाज को बदलना नहीं चाहिए, और ये नहीं कह सकते कि आज बदलाव है और कल बदलाव की ज़रूरत नहीं रहेगी। बदलाव क्या है, हम जैसे हैं वैसे नहीं रहना है। हाँ, यही है, और ये काम केवल यूथ कर सकता है। उसी के भीतर इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत है कि वो समाज को बदलने का सपना देख सके। हाँ, इस प्रक्रिया में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी, लेकिन वही प्रोसेस है, उसी से नई चीज़ निकलेगी। तो जो लोग यूथ कह रहे हैं, अगर किसी यूथ के भीतर बदलाव की ललक नहीं है, उसकी ताकत और उसकी दृष्टि नहीं है, तो वो हो सकता है कि उसकी उम्र 18 साल का हो लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि वो समाज को बदलने का सपना ही नहीं देखता। तो यूथ जो है ना, उसको मैं एज फैक्टर के साथ नहीं जोड़ता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो 75 साल के हैं, 80 साल के हैं, लेकिन वो समाज को बदलने का सपना देखते हैं। मेरी नज़र में वो यूथ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चीज़ों के लिए बने रहे हमारे साथ AFT 24/7।